हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। ऑप्टिक्स में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, ऑप्टिक्स 05। इसके पहले ऑप्टिक्स 01, 02 से लेके 04 तक अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी लेंदी चैप्टर और काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं हम लोग। डिटेल में करना भी है क्योंकि सिलेबस में ही डिटेल में है। तो अब तक इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने 04 में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है। उसके पहले के 3 लेक्चर हमने रिफ्लेक्शन पे किए हैं, तो वो अच्छे से देखो। और इसके पहले वाला 04 तो याद से देख के आओ, वरना आज का लेक्चर काफ़ी डिसकनेक्टेड फील होगा। थोड़ा तुमको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे स्नेल्स लॉ तुमको पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिखा देता हूँ स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ, अरे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा ना। ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है, और यहाँ एक रे ऑफ लाइट इस पे ऐसे फॉल करती है। तो अगर ये मेरा नॉर्मल है तो ये लाइट डेंसर मीडियम में जाने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंडिंग क्यों होती है, बेंडिंग के साथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो चाहिए तो ऑप्टिक्स 04 डालो और उसके आगे फिज़िक्स विद शुभम सर लगा दो। ठीक है, तो शायद चांस है कि मिल जाए, वरना मैं यहाँ पे तो अटैच ही कर चुका हूँ, तो देख लेना। ठीक है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ सेज दैट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है, जैसे ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का। सो दिस इज व्हाट वी कैन टेल अबाउट स्नेल्स लॉ। मतलब ये रिफ्रैक्शन के लिए ये लॉ ट्रू होता है, ये स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। और भी बाकी काफ़ी सारी बातें की हैं पिछले लेक्चर में, देख लो, सारी काम की बातें हैं सिलेबस के लिए। आज हम लोग रिफ्रैक्शन पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला केस। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, 2 मार्क के लिए पूछ देता है एग्जाम में। शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये तुमको शो करने के लिए बोल देता है 2 मार्क के लिए। छोटा सा चीज़ है, समझ लो क्या होता है। जैसे रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, और कंटेनर में सपोज मैंने पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये कंटेनर में पानी है, और इस कंटेनर में सपोज जैसे मैंने यहाँ बॉटम पे एक कॉइन रख दिया है कि ये कॉइन है। तो इस कॉइन का जो रियल डेप्थ है सरफेस से, उसको मैं बोलता हूँ R। और जब इस कॉइन को मैं यहाँ ऊपर से ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान देना क्या हो रहा है। सबको मालूम है क्या होता है ना। तुमने कभी देखा है कोई चीज़, जैसे ग्लास में पानी डाल के पानी भरो और उसमें एक कॉइन रख दो, तो देखा है वो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अरे स्विमिंग पूल, कभी स्विमिंग पूल देखा होगा, तो स्विमिंग पूल का जो सरफेस है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है जब तुम देखते हो उसको। एक्चुअल में स्विमिंग पूल गहरा होता है ना। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉइन है यहाँ पे एक्चुअली, बट जब तुम यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको ये कॉइन कहीं यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो देखो ये क्या हुआ, कॉइन का जो रियल डेप्थ है वो ये है, और कॉइन का जो अपीयर होने वाला डेप्थ है वो ये है। तो हमको इन दोनों में रिलेशन निकालना है, और हमको फाइंड आउट करना है कि कितना होता है, या बेसिकली रियल डेप्थ अगर इतना दिया हुआ है तो एपरेंट डेप्थ कितना होगा। ठीक है, हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। समझ में आया ना केस क्या है। ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के वजह से ही तुमको पेंसिल पानी में डालते हो तो टूटी हुई दिखाई पड़ती है। ये एक्सपेरिमेंट सबको मालूम होगा ना। वो ग्लास है, कांच का ग्लास, उसमें एक पेंसिल डालो तो वो पेंसिल टूटी हुई दिखाई पड़ती है। क्यों मालूम है? क्योंकि जो पेंसिल का नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे ये कॉइन ऊपर उठ गया रिफ्रैक्शन की वजह से, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमको लगता है कि ये मार्कर, जैसे मैं मार्कर बोलूँ तो इसका इतना पार्ट ऊपर उठ जाएगा, तो ये टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा ना, राइट। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। हमको देखना है इसका रे डायग्राम कि कैसे ये होता है, क्यों ये होता है, और फिर हमको रिलेशन डिराइव करना है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। समझ में आ गया ये? चलो मैं यही केस ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये एक कॉइन है, ठीक है, जिसका रियल डेप्थ ये कुछ दिया हुआ है R, और कंसिडर कर लेते हैं ये जो वाटर लिया है मैंने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। अब देखो कैसे मैं ऑब्जर्व करूँगा तो क्या होगा। एक मैं रे ऑफ लाइट ले रहा हूँ जो ऐसे सीधे इस पे पड़ रही है या सीधे निकल रही है। तुमको याद हो नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन होता है ना। ये सीधे रे ऑफ लाइट गई, तो ये ऐसी ही रे ऑफ लाइट निकल जाएगी और ऐसे अपने आँख पे पड़ेगी। ठीक है,
तो ये रे ऑफ लाइट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक सेकेंड, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ठीक है। एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं, सपोज जैसे ये रे ऑफ लाइट, तो हमको मालूम है ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पड़ेगी तो ये अपना नॉर्मल हो गया, तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखो ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर। तो ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी ये कहाँ बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझा। और जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे सपोज ये दोनों रेज यहाँ जा रही हैं, तो हम सपोज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे ये दोनों रेज कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, जहाँ इनका वर्चुअल मीटिंग हो रहा है यहाँ। तो यहाँ जब ये वर्चुअली मीट कर रही हैं तो कॉइन मुझे यहाँ दिखाई पड़ेगा, समझ में आया। ये दोनों रेज मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी ना। अरे इमेज फॉर्मेशन का क्या लॉजिक है, ये वर्चुअल इमेज है ना, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ रेज मीट होती हुई दिखाई पड़ती है वहीं तो इमेज फॉर्म हो जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, देखो ये अपना एपरेंट डेप्थ हो गया, समझ में आया बात। तो हमको इसी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन निकालना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। चलो देखो कैसे निकालेंगे। कुछ एंगल्स हैं जो हमको ध्यान देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को मैं यहाँ नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये एक रे है और ये एक रे है, ठीक है, और ये ऐसे बेंड हो गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इजंट इट, यस। चलो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, करेक्ट। और देखो ध्यान से, ये यहाँ आके कनेक्ट हुआ है, हाँ या ना बोलो। ज़रा ध्यान से देखो, मैं इस एंगल को कुछ रिलेशन से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कुछ ले लो, ये डिस्टेंस को मैं सपोज़ x ले लेता हूँ, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है r, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये कितना है a। बोलो हाँ या ना। ओके चलो, ये क्या होगा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ या ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और कुछ चीज़ें पता है हमको, जैसे देखो ये z बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर I है तो ये भी I है, मालूम है ना, मालूम है ना मालूम होना चाहिए। यानी ये अपना एंगल I है, समझा क्या, समझ में आया कैसे एंगल I हुआ। ये दिख रहा है ना Z या ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I है, ठीक है। और कुछ चीज़ें देखो ज़रा ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये I का तो समझ में आ गया, ये R वाला ज़रा देखो, ये और ये दोनों लाइन्स पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये नॉर्मल, जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया पैरेलल है ना, और यही लाइन आगे जाके ऐसे हुई है, दिखाई पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। इस चीज़ को मैंने जूम करके बनाया, ये मेरा नॉर्मल और ये पैरेलल दोनों लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन और आगे जाके ये वाली लाइन। ये जो एंगल है इसी को मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है, तो कहना इसे ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। नहीं बोल सकते। अरे थोड़ा ज्योमेट्री समझ लो ना, क्या प्रॉब्लम है। देखो ज्योमेट्री समझ लो ध्यान से क्या चल रहा है। ये तुमने पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, कौन से एंगल्स बोलते हैं यार, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस एक लाइन से सेम एंगल बनाती हैं। जैसे दो पैरेलल लाइंस तुमने यहाँ ड्रॉ किया है और ये इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल ये सब सेम ही एंगल बनता है। ये एंगल सेम ही होता है, मालूम है कि नहीं, पैरेलल लाइंस वाला एंगल, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो, तो इतना स्कूल ज्योमेट्री अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल सारे एंगल्स हमको समझ में आ गए। ये एंगल R है, ये एंगल I है, ठीक है। कैसे एंगल I कैसे एंगल R है ये समझ के ले लेना, ध्यान से देख लो। ये एंगल I कैसे आया, क्योंकि ये एंगल I है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स I और I, और ये एंगल R है तो इसी के अलॉन्ग एक और पैरेलल लाइन है जिससे ये एंगल बन रहा है, तो ये भी एंगल R है, ठीक है, फाइन। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, तुम भी बोलोगे हाँ सर समझ गया, आगे बढ़ो। देखो सबको एक बार में नहीं समझ जाता है ना, तो बोलना पड़ता है बार बार, बाकी और कोई बात नहीं है। जिसको एक ही बार में समझ जाता है ना, तुरंत 10 सेकंड भगा देने का तुरंत, क्योंकि मेरा आदत है, मैं 2-3 बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हमको पता चल गया ये एंगल I है और ये एंगल R है ना। तो हम क्लियरली कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं tan I और tan R फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, या जैसे मैं sin I बाय sin R पहले फाइंड आउट कर लेता हूं। मेरे को मालूम है sin I बाय sin R स्नेल्स लॉ से क्या होगा। देखो सपोज मैं इसको पॉइंट P बोल देता हूं, या लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट O। सो एट पॉइंट O अप्लाइंग स्नेल्स लॉ,
अभी तो लिखा था ना स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ज़रा गौर से समझो इस बात को गौर से देखो क्या चल रहा है कि ये जो मीडियम है वाटर, ये इस बार फर्स्ट मीडियम है, और ये जो एयर है इस बार सेकंड मीडियम है। समझा क्या बोला, एयर सेकंड मीडियम है, वाटर फर्स्ट मीडियम है। यानी ये अगर एयर है तो N2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये वाटर है तो इसका वैल्यू n हो जाएगा। तो साइन आई बाई साइन आर, ये वैल्यू 1/n आ गया। समझा क्या, सिंपल था, कुछ नया चीज़ नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमको मालूम है कि ये जो दोनों रेज हैं, इफ़ दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ़ द रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ऐसा होगा भी, कॉइन छोटा है और ये रेज बहुत छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँगा तो बहुत नज़दीक वाली रेज ही मेरे आँख में आएंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ कहीं दूर से ऑब्जर्व करूँ, नहीं, मैं नज़दीक से ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज़ को। तो नज़दीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये रेज बहुत क्लोज होंगी। या वर्टिकली ऊपर से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास है मेरा, और इस ग्लास को ज़रा तुम कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, ग्लास में वो रखो, कॉइन रखो, और उसको ऐसे सामने से देखो, तब थोड़ी कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे जब उसको ऊपर से देखोगे तब कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। समझा क्या बोला, तुम अगर कॉइन को ऐसे साइड वेज देखोगे तो थोड़ी कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऐसे देखोगे तब कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो जब तुम इसको एग्जैक्टली ऊपर से देखते हो ना, वर्टिकली अबव पोजीशन से, तो तुम बहुत क्लोज रेज को काउंटर कर रहे होते हो, बहुत क्लोज रेज तुम्हारे आंख में आ रही हैं। तो जब बहुत क्लोज रेज हैं तुम्हारे पास तो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। सो सिंस फॉर वेरी क्लोज रेज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल। और जब ये हो गया है तो हमको एक अप्रॉक्सीमेशन मालूम है, देयरफॉर साइन आई is nearly equals to I which is nearly equals to tan I। ये कौन सा मैथ्स है ये 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे ये बात। ऑल्सो साइन R will be nearly equal to R will be nearly equals to tan R। तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास लॉग टेबल होगा ना, ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो, ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो तुम। कैसे, तुम देखना साइन 0.001 रेडियन देखना, उसका आंसर भी 0.001 आएगा। साइन 0.5 रेडियन देखना, उसका आंसर भी 0.5 आएगा। तो साइन ऑफ एंगल इज सेम एज द एंगल, और वो टैन ऑफ एंगल के भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, फाइन। चलो ये यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो हमको मालूम पड़ रहा है कि tan i बाई tan r भी 1/n है, और यहाँ से tan i और tan r निकाल लो। सो tan i और tan r में यहीं से निकाल लूँ क्या, यहीं लिख देता हूँ। यहाँ से tan i और tan r निकालते हैं। tan i विल बी इक्वल टू, बताओ tan i क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इसको नाम दे दो, चाहिए तो नाम दे दे क्या, ओ पी क्यू। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ देख लेते हैं। चलो देख ही लिया जाए। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ में tan i क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, रियल डेप्थ। और tan r क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी x बाई एपरेंट डेप्थ। समझा, ये एपरेंट डेप्थ है ना, ये पूरा एडजेसेंट कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ, और ये पूरा एडजेसेंट एपरेंट डेप्थ। तो tan i और tan r हमको मालूम है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर tan i बाई tan r is equals to 1/n, and therefore tan i क्या है, x by r, और tan r क्या है, x by a। दिस इज इक्वल टू 1/n, यानी x से x कैंसल, हमको a by r 1/n मिल रहा है। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू r by a। यही हमको प्रूव करना था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ।
समझ में आया क्या? छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया होगा। चलो देखो करना क्या था, पहले इसको समराइज़ कर देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए। हमने रे डायग्राम बनाया। रे डायग्राम में क्लियरली हमने एंगल्स देखे कि कौन से एंगल्स किसके इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेज लिए, एक रे जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट है या नॉर्मल इंसिडेंट है तो वो बिना डिफ्लेक्शन के चली जाती है लाइक दिस। दूसरी रे जो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हो रही है एंगल आई पे, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो ये एंगल आर मिल गया, ये एंगल आई मिल गया हमको यहाँ पे। अब हमने थोड़ा ज्योमेट्री लगाया तो देखा ये एंगल आई इसके इक्वल होगा, या ये वाला एंगल इक्वल होंगे तो ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया। फाइन। अब ये ट्रायंगल से tan i और tan r निकाल लिया क्योंकि ये ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, तो tan i निकाला x/r, tan r निकाला x/a। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया, sin i sin r वो हो जाएगा n2/n1। बट n2 क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ये पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है, देख लेना। सो दिस इज़ 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n लिया है तो n। सो फिर से हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया। हमको मालूम है अगर रेज बहुत क्लोज हैं, सिंस वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अबव, वर्टिकली अबव पोजिशन, तो उस केस में रेज बहुत क्लोज होंगी, और ये केस में हमको मालूम है आई और आर बहुत छोटे होंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन लग जाएगा। हेंस tan i by tan r विल बी इक्वल टू 1/n। और फिर सब्सटीट्यूशन सिंप्लीफिकेशन करके हमको n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला मिल ही गया आखिर। तो यही हमको करना था। चलो ढक्कन भी गिर रहा है, ग्रेविटी आज ज़ोर शोर पे है। ठीक है, चलो ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आगे और चीज़ पढ़ते हैं, जैसे ग्लास के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कैसे शिफ्ट होता है। यहाँ देखो ये शिफ्ट हो गया ना, जैसे तुमको पूछे कि शिफ्ट कितना आया पोजीशन में, ये जो कॉइन है इसके पोजीशन में शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना, यही तो होगा ना शिफ्ट। तो यहाँ से शिफ्ट के लिए फॉर्मूला भी तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो फॉर्मूला? चाहिए तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकाल लो, r/n आ जाएगा। एपरेंट डेप्थ यहाँ से क्या आएगा? r/n। चाहिए तो यहाँ मैं कर देता हूँ, देखो ये शिफ्ट का फॉर्मूला। सो s विल बी इक्वल टू r टाइम्स एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला r/n। यस और नो? तो शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया r टाइम्स 1 माइनस 1/n। ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इतना शिफ्ट होता है। ये देखो ये शिफ्ट का तुम्हारा मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया ना पोजीशन, तो ये तुम्हारा शिफ्ट है। समझा क्या? चलो परेशान मत हो, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बता दिया है सर, ये क्यों बता दिया, इतना बहुत पढ़ने को था ऑलरेडी। अरे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बता दिया, क्वेश्चन आ जाता है तो अटक ना जाओ, इसलिए बता दिया है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम ग्लास स्लैब का देखते हैं। ओके, चलो नोट डाउन कर लिया था। इसका शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब देख लेते हैं अभी। वाटर या इसमें शिफ्ट कैसे होता है समझ में आया ना? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रखते हैं तो वो अपने एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, कितना ऊपर दिखाई पड़ता है वो भी हमने फाइंड आउट किया, और क्या एक्चुअल पोजीशन होता है और क्या दिखाई देने वाला पोजीशन है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, ये भी हमने फाइंड आउट किया। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑप्टिक्स चैप्टर से, तुमको बार बार पूछता है ये, बोर्ड्स में भी, CBSE वालों के लिए, और 11th HSC वाले जो हैं उनको तो कॉलेज एग्ज़ाम में ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से देखना, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बता देना। चलो ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला हमको मिला है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्लास स्लैब पे। ठीक है, तुमको मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ होता क्या है, फिर उस पर हम बात करते हैं। देखो हमको पढ़ना है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। पहले ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब समझता है ना, एक ग्लास का क्या स्लैब। एक मोटा ग्लास ले लो,
और उसके लिए हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो जैसे ये एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है ना रे ऑफ लाइट। तो रेयर से डेंसर में जाती है तो कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो सपोज जैसे ये मेरा नॉर्मल हो गया, इतना ख़राब नॉर्मल तो किसी का नहीं बनता है, चलो ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये मेरे इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई। तो पहले ये रे कहाँ बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके यहाँ आ गई है, ध्यान दो अभी। और ये अब इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। और हमको मालूम है कि ये रे अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो ये कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई और ये मेरी फाइनल रे है, ठीक है। इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो स्पेशलिटी क्या होती है दोनों रेज में, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो इमर्जेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, वो दोनों सेम होते हैं ग्लास स्लैब के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, और नहीं समझा तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दिख रहा है क्या, जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये और ये एंगल सेम होंगे, इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूँ तो इसको भी वही बोलना पड़ेगा। और एक चीज़ होती है कि ये जो इंसिडेंट रे है, अगर यहाँ ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे चली गई होती, तो बाद में जो इमर्जेंट रे आ रही है वो इस इंसिडेंट रे के पाथ के पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो हमको समझ में आ रही हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं ग्लास स्लैब में। तो इसी का यूज़ करके हम शिफ्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के थ्रू देखा जाए तो उसका पोजीशन कैसे शिफ्ट हो जाता है। जैसे हमने पानी में से देखा तो कैसे शिफ्ट हो गया पोजीशन, वैसे अब ग्लास स्लैब में से देखेंगे तब कैसे शिफ्ट होता है पोजीशन, वो हमको देखना है। देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, देखो ध्यान से, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लो, ओके, समझा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट है वो अगर ऐसे पड़ रही है इस पे, तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, अब ये किधर बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। और फिर बाहर आएगी तो कहाँ जाएगी, ये अगर मेरा नॉर्मल है तो बाहर आके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, राइट। इसी चीज़ को ऐसे था ऐसे कर दिया, समझा ना, कुछ नया नहीं किया, परेशान मत हो जाना, हैरान मत हो जाना, ठीक है। तो बेसिक्स हैं ये सारे, ग्लास स्लैब के बेसिक्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो भी यहाँ मैंने एक बार बता दिया है, कुछ नया नहीं हो रहा है। अब देखो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं ऑब्ज़र्वर हूँ, ठीक है, ये मैं ऑब्ज़र्वर हूँ, ये मेरी आँख है, मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ये रे को। ये रे आ कहाँ से रही है, ध्यान दो, एक्चुअल कहाँ से आ रही है ये रे, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मेरी रे बोल रहा हूँ, मेरी आँख को ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये रे तो वहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी जहाँ इसका एपरेंट पोजीशन है, मतलब ये रे मेरे को यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, समझा क्या बोला, ये रे मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी ना, क्योंकि मेरी आँख तो इसी रे को ट्रेस करेगी। मेरी आँख थोड़ी जानती है कि ये रे ने कहाँ से कैसा टर्न लिया है, नहीं, मेरी आँख पे ये रे जैसे पड़ी मैं उसी चीज़ को ट्रेस कर रहा हूँ। तो मैं जब ट्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ कहीं मिलता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरा इमेज हो गया, समझा क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये उसकी इमेज है, मतलब ग्लास स्लैब से देखने पे कोई चीज़ हमको नज़दीक दिखाई पड़ती है। तो यही तो हो रहा था पानी में भी, इसी ग्लास स्लैब को ऐसे रख दो, ये ग्लास स्लैब है, इसको किसी कॉइन के ऊपर रखा तो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे सपोज़ ये ग्लास स्लैब, ठीक है, पढ़ ही लो ना अच्छे से, इस ग्लास स्लैब को तुमने एक कॉइन के ऊपर रख दिया, ठीक है, इस कॉइन से एक रे गई लाइक दिस, सबको मालूम है क्या होगा, इस कॉइन से एक रे गई, अरे यार सीधा लाइन ही बनना मुश्किल हो गया है ज़िंदगी लाइन पे नहीं है, ठीक है। ये एक रे सीधे गई और ये दूसरी रे ले लेते हैं जो ऐसे जा रही है, हमको मालूम है ये रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाली रे हमको मालूम है ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, और ये रे तो बेंड नहीं होगी, सीधी ही चली जाएगी। तो ये दोनों यहाँ कहीं मीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो कॉइन यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ देखा तो ये शिफ्ट आया, बस यही फ़र्क है कि इस बार हमने थोड़ा दूर रखा है ऑब्जेक्ट को, तो ये अपना शिफ्ट है,
समझा। और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट का फॉर्मूला अगर मैं एक्चुअल फार्मूले से कंपेयर करूँ तो एक्चुअल फार्मूला क्या था, रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। याद है अभी जस्ट लिखा था ना शिफ्ट का फॉर्मूला। तो इसमें अगर शिफ्ट का फॉर्मूला लिखूं तो ये आता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो कि ये है, टाइम्स 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ये ग्लास स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला है। अगर किसी ग्लास स्लैब के थ्रू हम चीज़ों को देखेंगे तो इतना शिफ्ट आएगा। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है शिफ्ट थिकनेस पे डिपेंडेंट है, जिससे यहाँ शिफ्ट रियल डेप्थ पे डिपेंडेंट था। पानी जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा शैलो दिखाई पड़ेगा, जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा शैलो दिखाई पड़ेगा। शैलो मतलब उसका सरफेस और ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट और ज़्यादा होगा। तो डेंजरस होता है, जो पानी ज़्यादा शैलो दिखता है वो ज़्यादा गहरा भी होता है। तो ये प्रॉब्लम है, एक बात समझ के रखना, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब बहुत रिस्की चीज़ होता है ये। तो वैसे ही ग्लास स्लैब से भी जो शिफ्ट आता है वो थिकनेस पे डिपेंडेंट है, यानी जितना मोटा ग्लास स्लैब लोगे उतना ज़्यादा शिफ्ट आएगा ऑब्जेक्ट के एक्चुअल और एपरेंट पोजीशन में, ठीक है। चलो इतना ही बताना था तुमको ग्लास स्लैब के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। ये सब जो मैंने यहाँ बताया है ना, आई ई के इक्वल होता है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके चलो नोट डाउन कर लिया है, मैं रफ कर देता हूँ। अब हम करने जा रहे हैं अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। रिफ्रैक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये, जो हमको पढ़ना है। दिस इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है बट है रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम फेमसली बोलते हैं TIR, ठीक है। TIR पढ़ लेते हैं। चलो देखो TIR होता क्या है, मैं तुमको रे डायग्राम से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल TIR तभी होता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है। समझ लेते हैं। जैसे ये एक सपोज बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना, पक्का? ओके चलो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस बाउंड्री पे, ठीक है। और जब ये रे ऑफ लाइट बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है तो ये जो एंगल बना रही है रे ऑफ लाइट, ये कुछ एंगल बनाती है सपोज, ठीक है। इस एंगल पे मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है ना। सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे को ऐसा मिला। क्यों ऐसा मिला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ? क्योंकि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी ना, तो ये I1 हुआ, ठीक है। समझा? यहाँ तक बेसिक था, ये बेसिक रिफ्रैक्शन ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि मैं अगर I को बढ़ाऊँगा तो R बढ़ेगा, है ना? ये सो नो, I को मैं बढ़ाऊँगा तो R बढ़ेगा ना। देखो और एक केस ले ही लेते हैं, जैसे अगला केस जिसमें मैं I को और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा नॉर्मल, ये I और बढ़ गया तो ये रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ जाएगा ना, दिखाई पड़ा? यही बोल रहा था मैं, I को बढ़ाओगे तो R बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। समझा या नहीं? समझा होगा। तो देखो I को बढ़ाते बढ़ाते R बढ़ बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है, तुम सोच सकते हो क्या? R बढ़ के मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो ये 90 वाला केस जो R का होता है वो एक स्पेशल केस होता है, जिसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब ये एंगल I बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे बाहर आएगी। तो यही इंसिडेंट रे मैं आगे लूँ I को और बढ़ा के, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस, इसमें I इतना बढ़ गया है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया है। तो इस वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस बार ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ गई है 90 डिग्री पे, समझा? ये रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे आ गई है, एंगल R इज़ 90 डिग्रीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, एंगल I में बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम पे एंगल I इतना हो गया है कि एंगल R अब 90 हो गया। देखो ना, एंगल I बढ़ा रहा तो R बढ़ रहा था ना, तो R बढ़ते बढ़ते मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। अब तुम सोचो मैं एंगल को और बढ़ाऊं, मैं एंगल I को और बढ़ाऊं तो क्या होगा?
तो क्या एंगल आर और बढ़ सकता है? आर क्या है? एंगल फ्रॉम द नॉर्मल या एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो नॉर्मल से ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, अब कितना एंगल बनाएगा ये रे ऑफ लाइट? तो अगर मैं एंगल आई को आई सी से ज़्यादा लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वाला केस, इसमें एंगल आई सी से भी ज़्यादा है, तो ये मेरा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होता है विच इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी अब वो रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो चुका है। तो अब ये रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूरी की पूरी लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है, पूरी की पूरी लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझा? और उसके पहले एक एंगल स्पेशल एंगल एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, और उस एंगल को हमने नाम दिया है आई सी विच इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। सो हियर आई सी इज क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखना, ये क्रिटिकल एंगल आ गया, और क्रिटिकल एंगल क्या एंगल है? सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसके बाद का जो एंगल है, सो फॉर आई ग्रेटर दैन आई सी द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड completely in the same medium। समझा? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कुछ हमको डिस्कस करना है। पहले हम लोग सीख लेते हैं क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। जैसे ये क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, हमको मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर सेकेंड मीडियम एयर है, सपोज अपना सेकेंड मीडियम सपोज अपना एयर है, या इसको मैं चलो ऐसे लिखता हूँ N2 to 1, याद है ये चीज़? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हमको मालूम है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू N2 to 1, यानी साइन आई सी इज इक्वल टू N2 to 1, यानी आई सी इज एक्चुअली साइन इनवर्स N2 to 1। और तुमको मालूम है N2 to 1 को कैसे लिखते हो? साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। तो अगर N2 1 है, अगर एयर है, फॉर एयर what we know, N2 will be 1, so IC will be equal to sin inverse 1 upon N। समझा? बोलो, ये समझ में आया या नहीं? साइन IC या IC हम लोग निकाल सकते हैं। साइन IC हो जाएगा 1/n और IC हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n। तो ये क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम के लिए निकालने का फॉर्मूला है। अरे कोई भी मीडियम दे दे, कोई तुमको बोले ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा? यहाँ 1.5 डाल दो, मिल जाएगा, सिंपल। तो ग्लास के लिए जो ग्लास के लिए जो टोटल क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के लिए, वो तुमको याद रखना है, काम आएगा। फॉर ग्लास IC इज़ 42 डिग्रीज। ठीक है, ये याद रखना। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 डिग्रीज होता है, यानी 42 डिग्री के बाद अगर कोई एंगल पे लाइट इंसिडेंस होगी तो वो लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है,
डायमंड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम होता है, अराउंड 30 डिग्रीज, इसलिए उसमें लाइट जाके अंदर ट्रैप हो जाती है, उधर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती है, इसलिए डायमंड शाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लो अच्छे से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया ना क्या हुआ? देखो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता है। जब भी कोई मीडियम या कोई भी बाउंड्री पे लाइट पड़ती है ना, जैसे ये देखो ये लाइट पड़ी, तो यहाँ 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला ये लाइट पड़ेगा ना, तो अगर ये मीडियम ट्रांसमिटिंग है तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, ये श्योर है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंपलसरी है। एक और चीज़ हो जाता है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहीं कहीं पे हम पढ़ेंगे पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बट पार्शियली। देखो अगर मैं इसको अंदर का मीडियम, पहला मीडियम कंसिडर करूं तो लाइट इसी मीडियम में पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ देखो सारा का सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलो ये नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया है। अच्छे से देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाते गए, एक एंगल आया क्रिटिकल एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया। तुम सोचो ना, अगर ये रेयर से डेंसर में करते तो लाइट कहाँ बेंड होती? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होता ना, लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग हो जाती। समझा क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा। या बेसिकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर से डेंसर के लिए करोगे तो वहाँ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, वहाँ तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती ही नहीं है ना, तो 90 डिग्री होगा ही नहीं वहाँ पे। समझा क्या बोला? समझा क्या बोला? ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो अच्छे से। चलो नोट डाउन कर लिया ना? ओके, देखो अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस मतलब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से या बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, जिसमें से एक बहुत फेमस यूज़ है इसका, कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सब लोग वाईफाई तो यूज़ करते हो। जिसके जिसके घर पे वाईफाई है सबके घर पे फाइबर वाला केबल लगा होगा ना, फाइबर केबल वाईफाई आजकल चलता है। जैसे तुम जियो का फाइबर, जियो फाइबर तो सुना है ना, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर। अरे फाइबर वर्ड बहुत सुनने में आता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, वो इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आज तक का, जिसने टेक्नोलॉजी को बहुत रेवोल्यूशनाइज़ किया है। मतलब हमारे स्पीड पार्ट को बहुत रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया, वरना पहले हम बहुत स्लो इंटरनेट यूज़ करते थे। इट इज़ ड्यू टू दीज केबल्स और दीज फाइबर्स दैट वी हैव अटेंड सच ग्रेट स्पीड्स ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है, देखो कैसे काम करता है, कुछ एप्लीकेशंस मैं तुमको बताता हूँ। सी एप्लीकेशंस ऑफ TIR। ठीक है, TIR के एप्लीकेशंस देखो। पहला एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ऐसे फाइबर मटेरियल्स होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे वाईफाई का जो भी इंफॉर्मेशन है, पहले हम लोग मोटे मोटे वायर्स यूज़ करते थे वाईफाई के लिए, मतलब केबल वाले वायर्स आते थे, वो मोटे वायर्स यूज़ होते थे। अब वो ऐसे नहीं है, अब पतले वायर्स यूज़ होते हैं वाईफाई के लिए भी। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर, उसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसा होता है। उसके कंस्ट्रक्शन में यू हैव अ नॉन कंडक्टिंग कोर, एक ये नॉन कंडक्टिंग कोर होता है, विच इज़ फर्दर सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग। एक क्लैडिंग है, मतलब ये एक कोर है सिलेंडर की तरह, इसमें सिग्नल एंटर करेगा, और ये एक कोर है, सॉरी क्लैडिंग है बाहर से लगा हुआ। ठीक है, और ये सब फिर से बाहर से एक जैकेट के थ्रू कवर्ड होता है, यानी कोर, क्लैडिंग और एक बड़ा जैकेट। लेट मी शो यू हाउ इट इज, लाइक दिस। ऐसे पूरा ऐसे ये अरेंजमेंट होता है, या पूरा ऐसे ये सिस्टम होता है, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, तो हमको जिससे काम है या हमारा जो यूज़फुल पार्ट है वो ये कोर है। इसी में हम सिग्नल अपना भेजते हैं
और इसी के थ्रू सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ता है, ये कोर। तो ये जो कोर है, दिस इज़ आवर कोर, ठीक है, ये अपना कोर है विच इज़ डेंसर मीडियम। तुमको मालूम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, डेंसर मीडियम में ही होता है, तो ये बात ध्यान में रखना। ये क्लैडिंग है और क्लैडिंग कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराता हूँ, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सिग्नल, तो ये सिग्नल जब यहाँ फॉल करेगा तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये क्या फॉलो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जब फॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री के रूल से ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा एंड ये चलता ही रहेगा। अरे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे ना, ऑल्टरनेट एंगल, समझ में आ रहा है या नहीं? है देखो, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होंगे, तो यहाँ जो इंसिडेंस एंगल बनेगा ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा और ये चलता ही रहेगा। सो दिस इज़ हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन एन ऑप्टिकल फाइबर। देखो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसमें सब कुछ नॉन कंडक्टिंग होता है। मतलब ये जो फाइबर से बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना होता है, मतलब फाइबर से बना होता है, प्लास्टिक नहीं फाइबर एक्चुअली। इसके ऊपर रबर का कोटिंग होता है, ये पूरा रबर का कोटिंग। और एडवांटेज क्या है मालूम है, ये सब पूरा मिला के 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। और ये जो कोर पार्ट है ये ह्यूमन हेयर के कंपैरिजन में होता है। ह्यूमन हेयर का थिकनेस है इसका, ह्यूमन हेयर साइज या ह्यूमन हेयर थिकनेस, मतलब थोड़ा सा ह्यूमन हेयर से ज़्यादा थिक होता है, बट कंपैरिजन के लिए तुम समझ लो ये बात कि ह्यूमन हेयर के थिकनेस से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। ह्यूमर नहीं, ह्यूमन। ह्यूमर होता तो ये थोड़ी पढ़ा रहा होता। चलो ठीक है। सो ह्यूमन हेयर थिकनेस, ह्यूमन हेयर के थिकनेस के आसपास होता है इसका थिकनेस, मतलब ये काफ़ी पतला होता है। तुमने कभी अगर नहीं देखा है तो तुम्हारे घर पे जो वाईफाई है ना, उसको कोई अगर रिपेयर करने के लिए आएगा तो उसको बोलना ये केबल मेरे को खोल के दिखाओ। तो वो केबल जब खोलेगा ना तो एक पतला सा वाइट कलर का फाइबर निकलता है उसमें से, वो वाइट कलर का फाइबर ये कोर है तुम्हारा। और इधर क्लैडिंग, ये ऊपर पूरा ब्रैकेट का कोटिंग है, दिस इज़ इंसुलेटेड कोटिंग। तो ये सब होने की वजह से फ़ायदा क्या है मालूम है, फ़ायदा ये है कि ये नॉन, या लेट मी जस्ट टेल यू एडवांटेजेस। मैं एडवांटेजेस लिखा के दे देता हूँ इसके, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। फर्स्ट, इट हैज़ और इट कैन कैरी अ वाइड या बेसिकली अ ब्रॉडर बैंड या अ वाइड ब्रॉड बैंड और वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब एक सिंगल फाइबर अराउंड 90,000 चैनल्स कैरी कर सकता है। 90,000 चैनल्स मतलब 90,000 इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। तो इसमें से 90,000 सिग्नल्स सोचो ऐसे जा सकते हैं इतने छोटे ह्यूमन हेयर बिट में से। कैन यू इमेजिन, ह्यूमन हेयर बिट के थिकनेस में से 90,000 अलग अलग ऑप्टिकल सिग्नल्स इसमें से जा सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई लॉस नहीं होता है। ये जो क्लैडिंग है ना, हमने क्लैडिंग ऐसा नहीं बनाया है कि सिर्फ रेयर मीडियम का काम कर रहा है, नहीं, क्लैडिंग ऐसा भी है जो नॉन इंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिंग होता है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन की वजह से लॉस है वो भी नहीं होता है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन का भी लॉस बहुत कम है। ये जो लॉस है हार्डली 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके 0.2 डेसिबल का लॉस होता है। तो ये बहुत ही छोटा लॉस है, तुमको नंबर अभी फैमिलियर नहीं होगा, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा लॉस है, बहुत ही लो लॉस है, इसलिए ये बहुत दूर तक हम सेम केबल यूज़ कर सकते हैं। तो तुमने देखा होगा तुम्हारा वाईफाई वाला किसी बिल्डिंग के टेरेस पे बड़ा सा वायर दूर से कहीं से लाके डाल देता है और वहाँ से पूरे बिल्डिंग में 2-4 बिल्डिंग तक वहीं से वायर भेज देता है, ऑप्टिकल फाइबर वाला। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मोटे मोटे वायर्स दूसरे डिस्टेंस पे चेंज करने पड़ते थे। ये वायर को चेंज करने का ज़रूरत नहीं, ये वायर काफ़ी लंबा वायर तुम ले सकते हो। एक सिंगल वायर काफ़ी दूर तक सिग्नल को कैरी कर सकता है। सो देयर इज़ लो अटेन्यूएशन लॉस, वेरी लो अटेन्यूएशन लॉस, है ना। तीसरा चीज़, सिंस इट इज़ नॉन कंडक्टिंग, तो ग्राउंड में या लाइटनिंग वाइटनिंग कभी पड़ा, जैसे लाइटनिंग वाइटनिंग कभी आया, लाइटनिंग गिरा कहीं, तो कंडक्टिंग तो है नहीं, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो लाइटनिंग हुआ या बिजली कड़क रही है तो भी तुम्हारा वाईफाई मस्त चलता रहेगा। सो नो इफेक्ट ऑन
या नो इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ओके, लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर दूसरा या नेक्स्ट वाला, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसका एडवांटेज ये है कि अगल बगल के सिग्नल्स के साथ मिक्स नहीं होगा तुम्हारा सिग्नल। अरे तुम्हारा ही थोड़ी वाईफाई चल रहा है, बाकी लोगों का भी तो वाईफाई चल रहा है। 2 वायर बगल बगल में चल रहे हैं, एक तुम्हारा वायर है, एक तुम्हारे बगल वाले का वाईफाई का वायर है, और दोनों का सिग्नल मिक्स होने लगा। वो जो देख रहा है वो तुमको दिखाई पड़ेगा, तुम जो देख रहे हो उसको दिखाई पड़ेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। वो जो देख रहा है वो देख के तुम क्या करोगे, या तुम जो देख रहे हो वो कोई और देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ऐसा नहीं हो, इसलिए इसको हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से सिग्नल सेफ होता है। ठीक है, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर्स में तुमको कभी देखना है ना, तो मैं तुमको एक क्लासिक एग्जांपल बता दूं। जैसे कभी शादी वादी में तुम जाते हो या किसी होटल वोटल में गए, बड़े होटल में जाओगे तो वहाँ एक डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर रखा होता है या बुके जैसा रखा होता है। देखोगे एक गमला होगा, उसमें से बारीक बारीक ऐसे वायर्स निकले होते हैं, या बारीक बारीक ऐसे बोल सकते हो तार निकले होते हैं ना, वायर। उसमें देखोगे लाइट जलता रहेगा पूरा, स्टार्टिंग ऑफ द वायर से लेके एंड ऑफ द वायर तक। जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल ये पार्ट ऐसे रखा होता है और इसमें से बहुत सारे फाइन वायर्स ऐसे निकले होते हैं ऐसे, और ये सारे ग्लो कर रहे होते हैं। ये सारे शादियों वादियों में ज़्यादा देखने को मिलता है यार। अब ठीक है, अब तो तुम लोग को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। शादी वादी में ज़्यादा देखने को मिलता है। शादी वादी में जाओगे तो ऐसे वायर निकला हुआ रहेगा सब डायरेक्शन में, वायर निकला हुआ होगा सब डायरेक्शन में। कोई गाड़ी वाला यहीं खड़ा होकर भूल गया लगता है। वायर ऐसे निकला होगा और ये वायर पूरा ग्लो करता रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँच रही है, लाइट यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करते 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 पूरा यहाँ तक जा रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करते करते पूरा यहाँ तक जा रही है, लाइक दिस। तो ये लाइट वायर में कहीं भी जा सकती है। उस फाइबर को तुम बेंड भी करोगे ऐसे तो भी लाइट तुमको दिखाई पड़ेगी जाते हुए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फाइबर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑप्टिकल फाइबर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब इतना कम लॉस है, इसके वजह से हम सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है अगल बगल से, इसलिए अपना इंटरनेट फास्ट चलता है। वाईफाई में इंटरनेट फास्ट चलता है ना, स्पेशली फाइबर वाले वाईफाई में। चलो ये नोट डाउन कर लिया। अब अगला एप्लीकेशन बता देता हूँ। अगला एप्लीकेशन है प्रिज्म बाइनोक्यूलर का। पहले तुमको मैं प्रिज्म्स के बारे में बता दूं, कैसे प्रिज्म्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर बाइनोक्यूलर तुमको समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर लंबा हो रहा है, परेशान मत हो, काम की ही बातें चल रही है। एटलीस्ट अभी तक तो काम की ही बातें चल रही हैं। कुछ फालतू बिना काम का बात करूँगा मैं तुमको बोल दूँगा स्किप कर दो। ठीक है, चलो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स। देखो प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स कैसे होते हैं, पहले प्रिज्म के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक 45-45-90 प्रिज्म है। दिस इज़ अ स्पेशल प्रिज्म, पे अटेंशन। ये एक 90, ये 45, ये 45। ठीक है, 45-45-90 प्रिज्म बहुत स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? देखो इस वाले फेस पे अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो इस वाले फेस पे ये नॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो ये बिना बेंड हुए ये ऐसे सीधे चली जाएगी, और इस वाले फेस पे आके इंसिडेंट हो जाएगी। ज़रा ध्यान दो। अब इस वाले फेस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। देखो क्या ये एंगल ज़्यादा है, समझ लेते हैं। ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 45, तो ये कितना हो गया 45। अभी मैंने तुमको लिखा के दिया था क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना होता है, अरे 42 डिग्री होता है भाई मेरे। तो ये 42 डिग्री है, तो ये रे ऑफ लाइट 45 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब 45 पे रिफ्लेक्ट होगी यानी परपेंडिकुलर आएगी, तो फिर से परपेंडिकुलर इंसिडेंस, तो ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो देखो हुआ क्या है, सुनो। रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे जा रही है, यानी मैंने रे ऑफ लाइट को डेविएट कर दिया 90 डिग्री से। ऐसे आ रही थी, मैंने एक प्रिज्म बीच में रख के इसको 90 डिग्री से डेविएट कर दिया। समझा क्या?
कोई रे ऑफ लाइट को मेरे को 90 डिग्री से डेविएट करना है तो मैं एक 45-45-90 प्रिज्म यूज़ कर सकता हूँ। ये प्रिज्म बाइनोकुलर्स का फंडा है या बेसिक्स है। देखो प्रिज्म बाइनोकुलर्स काम कैसे करते हैं। प्रिज्म बाइनोकुलर्स में हमको मालूम है दो बड़े एपर्चर्स होते हैं जो दूर दूर होते हैं, लाइक दिस। ये बड़े एपर्चर्स आगे आके कनेक्ट होते हैं, है ना, ऐसे। है ना, हाँ या ना बोलो। देखो ये ऐसे, तो हम ऑब्ज़र्व यहाँ से करते हैं और हमको अगर देखना ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे हमको ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक का सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो भी लाइट पड़ेगी सब इसमें गिरेगी ना, और सब इसमें गिर के हमारे पास आनी चाहिए। तो देखो हमको इसके लिए ज़रूरत किसका पड़ेगा। सपोज जैसे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, तो ये रे ऑफ लाइट अपने आप थोड़ी घूम के यहाँ जाएगा, तो क्या यूज़ करोगे, इसको रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजना है फिर ऐसे भेजना है, तो क्या यूज़ करोगे 45-45-90 प्रिज्म। यानी यहाँ एक तुम 45-45-90 प्रिज्म लगाओगे, यानी ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ के ऐसे चली जाएगी। समझ में आई बात, समझा क्या। ये मैंने प्रिज्म का वर्किंग पहले इसीलिए बता दिया कि तुम यहाँ फंस मत जाओ। तो ये रे ऑफ लाइट आई, इसको मैंने 90 डिग्री से डेविएट कर दिया। अब इसको वापस से 90 डिग्री से डेविएट करना है, यानी वापस ये प्रिज्म यहाँ लगा दिया, तो ये फिर से रे ऑफ लाइट ऐसे जाके 90 डिग्री से डेविएट, और यहाँ मेरे को लाइट दिखाई पड़ेगी। समझा। तो ऐसे दो प्रिज्म यहाँ भी यूज़ होंगे, जस्ट लाइक दिस। समझा, यहाँ और फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ आके इस पे पड़ के 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो उल्टा बना दिया ना। एक सेकेंड, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये इस पे पड़ के ऐसे आ जाएगी, और ये प्रिज्म थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। ये रहा प्रिज्म, ठीक है, ये ऐसे, तो ये लाइट इस पे जाके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ 45-45 एंड 90 प्रिज्म फॉर प्रिज्म बाइनोकुलर्स। क्या कर रहे हैं, देखो बड़ा रेंज है, इस सबको मेरे को देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इतने रेंज में रे ऑफ लाइट ऐसे लाके बेंड कर सकता हूँ। समझ में आया। सो दिस इज़ हाउ प्रिज्म बाइनोकुलर्स आर यूज्ड, और दिस इज़ हाउ प्रिज्म बाइनोकुलर्स यूज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर देयर वर्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 45-45-90 वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी का यूज़ हम पेरिस्कोप में भी करते हैं। पेरिस्कोप सबने सुन रखा है, मैं बता देता हूँ। अरे पेरिस्कोप, तुमने पोपाई द सेलर मैन देखा होगा, अब तो कहाँ ही किसी ने देखा होगा, अब तो आता भी नहीं है। पेरिस्कोप क्या होता है मालूम है, जैसे सबमरीन वगैरह है, तो सबमरीन से जैसे ऊपर का कुछ देखना है कि क्या चल रहा है ऊपर की तरफ। तुमने देखा है कभी सबमरीन से एक छोटा सा ऐसे सिलेंडर निकला होता है, वो क्या है, दैट इज़ बेसिकली अ डिवाइस टू ऑब्जर्व द थिंग्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ है, ठीक है, सॉरी, अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, अर्थ नहीं, ये वाटर है, और ये वाटर में तुम्हारी सबमरीन, चलो तुम निकले हो सैर करने, और ये सबमरीन के इधर लगा होता है पेरिस्कोप। तो ये पेरिस्कोप का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से, ये शेप कुछ, ये शेप कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। दिस इज द शेप ऑफ द पेरिस्कोप, यहाँ और यहाँ। थोड़ा ऑड शेप तो नहीं दिख रहा है, सांप वाप तो नहीं दिख रहा है किसी को, नहीं, ये पेरिस्कोप ऐसा शेप का होता है। तो क्या होता है मालूम है, लाइट यहाँ से ऐसे एंटर करती है और तुम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर पाते हो। तो कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे, लाइट को यहाँ 90 डिग्री से बेंड करोगे और यहाँ 90 डिग्री से। तुमको बता देता हूँ, ये फिर ये बेसिक पेरिस्कोप ऐसा होता है। तो यहाँ रे ऑफ लाइट आ रही है, तो मेरे को इसको भेजना यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक 45-45-90 प्रिज्म। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगी और यहाँ से 90 डिग्री पे बेंड, और फिर यहाँ वापस मैं क्या यूज़ करूँगा, 45-45-90 प्रिज्म। तो ये आ गया 45-45-90 प्रिज्म। तो फिर से लाइट इस पे पड़ के यहाँ बेंड होके ऐसे आ जाएगी। समझा क्या?
आई होप तुमको समझ में आया। ये एकदम सिंपल है ना, ये कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम सिंपल है। यही बार बार यूज़ हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो प्रिज्म वाला समझ में आ गया ना, कैसे रिफ्लेक्शन होता है टोटल इंटरनल, तो यही बार यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ पेरिस्कोप इज़ यूज्ड, और दिस इज़ हाउ पेरिस्कोप वर्क्स यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम लेंसेज का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी किया है बहुत अच्छे से समझ लो, एक एक चीज़ ध्यान से देखो। मैं नोट्स भी अटैच कर रहा हूँ, देखो वो भी पढ़ो अच्छे से। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बिंदास मेरे को बताओ, ठीक है। अगर अच्छे से सब कुछ समझ में भी आया है तो भी बिंदास बताओ मेरे को कमेंट में कि सर लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। खैर बाकी तो ठीक ही है। तो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।